हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी साइंस 2021 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ओनली सब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। साइंस में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। अ radar is able to detect the reflected wave from an enemy's aeroplane after a time interval of 0.02 into 10 to the power minus 3 second. If the velocity of the wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second, the distance of the aeroplane from the radar will be। हमें distance निकालनी है एरोप्लेन और रेडार की, ठीक है। कोई रेडार है, एनिमी के एरोप्लेन को डिटेक्ट करता है इतने टाइम इंटरवल में 0.02 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड में। अगर उसकी वेलो जो वेव्स हैं जो निकल रही रडार से और स्ट्राइक करेंगी किसके ऊपर, एनिमी के एरोप्लेन के ऊपर, आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट होंगी और वो डिटेक्ट करेगा, तो उसकी वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें रडार और एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस हमें निकालें। देखो, दिस इज लेट्स सपोज दिस इज रडार, ये रडार है एंड दिस इज एरोप्लेन। रडार से वेव जाएगी, एरोप्लेन पर स्ट्राइक करेगी, आफ्टर दैट रिफ्लेक्टेड रे आएगी, तब रडार डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई एनिमी का एरोप्लेन है, ठीक है। तो गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड है। नाउ कितने टाइम मीटर में डिटेक्ट करता है, 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड। नाउ हमें निकालनी है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट ले सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो स्पीड की वैल्यू पुट कर देंगे, हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन कैलकुलेट, वी कैन गेट 6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। तो इतने में डिस्टेंस मिली। बट वो पूछ क्या रहा है, रेडार और एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस। एक्चुअली हमने ये डिस्टेंस डबल निकाल दी, क्योंकि वेव रडार से एरोप्लेन पर गई और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे दी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का टाइम पीरियड बता रखा था उन्होंने। तो रिफ्लेक्टेड रे जब रडार के पास आएगी दोबारा रे, तो उसने डबल डिस्टेंस कवर कर ली। दैट्स वाई जो डिस्टेंस हो जाएगी एरोप्लेन रडार की, जो हमने डिस्टेंस निकाले उसका क्या कर दूं मैं, हाफ कर दूं। तो 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ओनली किलोमीटर है इसीलिए हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। नाउ तो हमारा आंसर आएगा 3 किलोमीटर। नाउ आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन फर्स्ट मॉलिब्डेनम, सेकंड मैग्नीज, थर्ड मैग्नीशियम एंड फोर्थ इज आयरन। सो मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल के अंदर। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। What is incorrect about the circulatory system of Alves? Alves के circulatory system में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हार्ट इज 4 चैम्बर, बिल्कुल ठीक है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम, उनके पास वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ साइनस विनोसिस एंड ट्रेनस एस्टेरोसिस आर लैकिंग, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। आरबीसी आर न्यूक्लियेटेड, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलती है बाइपोलर न्यूरॉन, कॉर्निया में नहीं मिलती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन्स हमें मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। काउ ईट ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स। देखो, काउ ईट ग्रास, काउ घास खाती है, एंड बोथ हैव सेल्स मीन्स उसे काउ और ग्रास दोनों के पास सेल होती है। तो हमें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल। तो कुछ कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी सेल्स के रिगार्डिंग, वो हमें बतानी है। फर्स्ट, काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, काउ की सेल्स ग्रास सेल से ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। काउ सेल्स हैव प्लास्टिड्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स, काउ सेल के अंदर प्लास्टिड और वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड वैक्यूल्स, ग्रास सेल के पास सेल वॉल और वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, ग्रास सेल के अंदर सेंट्रोसोम और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट, काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, काउ सेल के पास सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फिर नहीं। देखो, काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास, कुछ नहीं आइडिया बता सकते, ठीक है, क्योंकि सेल्स आर वेरी स्मॉल यूनिट। काउ सेल्स हैव प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल, देखो प्लास्टिड तो एनिमल सेल में होता ही नहीं,
ठीक है, तो स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गई। ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड वैक्यूल ग्रास सेल, दिस इज प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो ये प्लांट सेल्स के अंदर सेल वाल और वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, ग्रास सेल हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास, क्योंकि प्लांट सेल है। नेक्स्ट ई, काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, काउ सेल के पास सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही होते हैं ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी एंड ई, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन सी एंड ए स्टेटमेंट थी ये दो करेक्ट है, अदरवाइज और रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग स्टेटमेंट, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of radius small r is made to oscillate in a ball, एक बॉल है, मान लो ऐसा बॉल है, एक बाल है बहुत छोटी, मान लो ये छोटी सी बाल है, ठीक है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ऑसिलेट इन ए बॉल, तो बॉल के अंदर ऑसिलेट कैसी करेगी, ये बॉल इधर जाएगी, ठीक है, दोबारा यहाँ से यहाँ आएगी, इसी तरीके से इसका ऑसिलेशन होगा। द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन विल बी, टाइम पीरियड बताना है इसके ऑसिलेशन का, एंड वी नो जो कैपिटल आर है मतलब बॉल की जो रेडियस है, इस वेसल्स की जो रेडियस है उस बाल से कुछ ज़्यादा ही, लेट्स सपोज दिस इज सेंटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द बाल, ठीक है, ये रेडियस है बाल की, तो हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल, ये बॉल है, ठीक है, ये छोटी सी बाल है और इस बाउल का रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और छोटी सी बाल की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और ये जो स्मॉल जो ये स्मॉल बॉल है इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है तो इसकी स्मॉल आर है, तो एक्चुअली अगर हम इसे रिजिड स्पोर्ट मान लूँ और यहाँ से इस स्मॉल जो बॉल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है इसके सेंटर तक की डिस्टेंस या फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मैं कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दूँ दैट इज ए लेंथ हो जाएगी, तो एक पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, सिंपल पेंडुलम की तरह, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम आर माइनस स्मॉल आर हो गई, ठीक है, लाइक अ सिंपल पेंडुलम, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ से क्या आई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, पुट कर सकते हो और जो भी ऑप्शन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस का टाइम पीरियड कितना होगा, इस स्मॉल बॉल का बाउल, स्मॉल बॉल का ये जो बॉल है बाउल है इसके अंदर ऑसिलेशन का, तो 2 पाई स्क्वायर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई जी, सो आर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term is used for celestial bodies that revolve around the sun in the highly elliptical orbit, तो कौन सी बॉडीज है सन के अराउंड जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करती है, तो मीटेरोइड्स नहीं, उनके बीच में होते हैं, एक जो प्लैनेट है दूसरे प्लैनेट के बीच में, एस्ट्रॉइड्स भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, एंड प्लैनेट्स तो रिवॉल्व करते नहीं हाईली इलिप्टिकल, ओनली कॉमेट्स आर रिवॉल्विंग इन ली हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, कैलेस्टियल बॉडीज है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर लाइटनिंग कंडक्टर होता है, मीन्स टू से जब थंडरस्टॉर्म के टाइम लाइटनिंग होती है, आसमान में बिजली कड़कती है, तो बिजली उसे हमें लॉस ना हो, बिल्डिंग को लॉस ना हो, तो बिल्डिंग के अंदर एक लाइटनिंग कंडक्टर हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है उसका लोअर एंड कहाँ होता है, ठीक है, हम उसे ग्राउंड के अंदर मर्ज कर देते हैं, ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, शो दैट, और नीचे कॉपर प्लेट होती है बहुत सारी, ताकि जितनी भी लाइट आए तो उस लाइटिंग कंडक्टर की हेल्प से अर्थ के अंदर चले जाए और हमें कोई भी नुकसान ना हो, तो एट द टॉप पे नहीं होता, एट द विंडो बॉटम विंडो पे नहीं होता, एट द बेस ऑफ द फ्लोर जो फर्श है उसके बेस पर नहीं होता, इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर डाला जाता है, राइट, ग्राउंड के अंदर उस लाइटिंग कंडक्टर को डाला जाता है। नाउ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कि नॉट शेयर्ड, तो ध्यान दो यहाँ पर नॉट शेयर्ड लिख रखा है, शेयरिंग नहीं पूछ रहा, अगर शेयरिंग पूछ रहा होता तो ऑप्शन अलग आता, नॉट शेयर्ड, आपको पता है फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है, 3 तो शेयर्ड है, कितने बचे, सिर्फ 2 बचे, राइट, एंड क्लोरीन के पास कितने हैं, 6 हैं, क्लोरीन के पास तो 6 होते हैं,
अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मली बोन ऑक्टेट टूल से भी इसे सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली। ये बोन बना हुआ है तो फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस जो नॉर्मली फॉस्फोरस ऑक्टेट फॉलो करता है। दो नॉन बॉन्डिंग, दो यहाँ बॉन्डिंग, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग में है, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए क्लोरीन के, और 2 यहाँ नॉन बॉन्डिंग होंगे, 2 यहाँ नॉन बॉन्डिंग, 2 यहाँ नॉन बॉन्डिंग, कितने हो गए? 6 और 2 8 8। तो नॉर्मली आप सिमिलरली इस क्लोरीन के पास भी कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो शेयरिंग नहीं कर रखी इलेक्ट्रॉन की, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी। सिमिलरली इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि बॉन्ड नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्लस 2 इसके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 20। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 20 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयर्ड नहीं है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n1 n2 and n3 are the three fundamental frequencies of three segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by the following। तो हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बतानी है। लेट्स सपोज ये स्ट्रिंग है, हमने इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L3 है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो इस पार्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज N1, और इस पार्ट की N2, और इस पार्ट की क्या है? N3। लेट अस चेक इट्स सॉल्यूशन नाउ दिस क्वेश्चन। Now this is the fundamental frequency of the string, कितनी होती है? 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू, राइट। अगर मैं इसका 1/n लूँ तो 2L ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाय T आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, मान लो इस पार्ट की N1 जिसकी लेंथ L1 है फ्रीक्वेंसी है, L2 लेंथ वाले पार्ट की N2 फ्रीक्वेंसी, और L3 लेंथ वाले पार्ट की N3 फ्रीक्वेंसी है। तो N1 की वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल लेंगे, 1/2L1 स्क्वायर रूट ऑफ T बाय म्यू। Similarly N2 1/2 L2 square root of T by mu. Similarly N3 1/2 L3 square root of T by mu. Now अब हमें कैलकुलेट करनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N, और उनके बीच में जो नॉर्मल N2 N3 और N1 है, उनके बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1/n की वैल्यू आ जाएगी। नाउ यहाँ से निकाले मैंने 1/n1 2L1 स्क्वायर रूट म्यू बाई टी। सिमिलरली N2 की वैल्यू 1/n2 की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और 2L2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई टी। सिमिलरली 1/n3 की 1/2L3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई टी। तो पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पुट करने के बाद तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऐड कर दी, 2 स्क्वायर रूट म्यू बाई टी कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा? L1 प्लस L2 प्लस L3। नाउ ये L1 L2 L3 क्या है? कैपिटल L है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई टी लिख सकते हैं, तो 1/n नॉर्मली इसके इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ जब हम पुट करेंगे तो हमें ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो ये रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, और जो सेगमेंट है, ये 2-3 सेगमेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी, और जो उस स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में रिलेशन ये देखने को मिलता है। अब हमें पुट करके वैल्यू देखनी पड़ेगी कि कौन सा रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे ये रिलेशन मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सोर्स, जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, 9th क्लास में नॉर्मली है, तो उसके बारे में कुछ पोस्टुलेट दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट के। तो देखते हैं कौन कौन से राइट है, कौन कौन से ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, क्या ये रदरफोर्ड ने बताया? नहीं। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, ये रदरफोर्ड ने बताया था। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल ये भी रदरफोर्ड ने बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि गोल्डफील्ड जो एक्सपेरिमेंट है या फिर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, वो यही तो बताता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी वन। लगभग लगभग स्पेस एटम के अंदर क्या होता है? खाली होता है, और सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? सेंटर पर, जिसे क्या बोल रहा था रदरफोर्ड? न्यूक्लियस। तो स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर आएगा, दिस इज आवर राइट आंसर,
option number second is our right answer. Next question. What happen when an oxygen atom become an oxygen ion? Again, अगर मैं ऑक्सीजन एटम को किस में अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ऑक्सीजन आयन के अंदर, चाहे मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दूँ या इसे एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, तो ओ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ओ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन एटम की बात की है, किसकी बात की है, ऑक्सीजन एटम की बात की है, किसकी बात की है, ऑक्सीजन एटम की बात की है। अब ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है तो उसके बाद पूछ रहा है कि क्या कुछ चेंजेज होंगे, वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। नाउ इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज, क्या इसका एटॉमिक मास डिक्रीज होगा, एटॉमिक मास, एक्चुअली इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लेजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल है बट है तो कुछ, तो डेफिनेटली अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो डेफिनेटली इसका मास कम हो रहा है, ठीक है। अगर ये गेन करा मे बी इसका मास थोड़ा सा बढ़ जाए, राइट। नेक्स्ट तो ये स्टेटमेंट राइट नहीं हो सकती कोई, अगर ये आयन बन रहा है, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला ये नेगेटिव आयन है या फिर पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन है या फिर एनायन है, राइट। इट्स न्यूक्लियस नंबर इंक्रीजेस, क्या इसके न्यूक्लियर नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन क्या होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है, इट्स न्यूक्लियर नंबर इंक्रीजेस, क्या इसके बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। नाउ इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम, क्या इसका एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्यों, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक। तो एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इट्स मास नंबर इंक्रीजेज, अगेन एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ पर मास नंबर बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर मास नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि न तो इन्होंने बताया कैटायन है और न ही इन्होंने बताया एनायन है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, एंड आंसर ऑप्शन सी यानी कि थर्ड स्टेटमेंट है ये राइट हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली सी स्टेटमेंट, यानी कि ओनली सी इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजोल्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, बीकर के अंदर मैंने सुक्रोज ली कितनी 3.42 ग्राम एंड 18 ग्राम पानी लिया, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेक करने, क्या बोला इन्होंने, सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेक करने हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट नाउ तो गिवन मास दे रखा है किसका, सुक्रोज का, कितना दे रखा है 3.42 ग्राम, तो मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करें सुक्रोज का तो कितना आएगा 342 ग्राम आएगा, बिकॉज सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, 342 ग्राम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सुक्रोज के अंदर नंबर ऑफ मोल, मतलब सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल कितने आए जो हमें दे रखा था मास 0.01, अब 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, राइट, एवोगैड्रो नंबर नॉर्मल, लेकिन एक सुक्रोज मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 11 है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, देखो 1 मोल के अंदर तो एवोगैड्रो नंबर होता है Na, यानी कि 6.02 टू 10 की पावर 23, बट एक मोल के अंदर इतने नंबर एटम है, लेकिन एक मोलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर एक मोलिक्यूल सुक्रोज का जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम है 11 है, ठीक है। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल सुक्रोज के कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर, बट 1 सुक्रोज मोलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने 11, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सुक्रोज ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज के अंदर कितने होंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास मोल कितने हैं 0.01 मोल, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे आगे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ सुक्रोज मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट वाटर के लिए चेक करते हैं, वाटर का गिवन मास 18 ग्राम दे रखा है, ठीक है। मोलर मास अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो भी कितना आएगा 18, क्योंकि हाइड्रोजन का एक 1 मास होता है और ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 2 18 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितने आएंगे 1 मोल। नाउ अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ
वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के कितने हैं? एवोगाड्रो नंबर। बट एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन एटम एक ही है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1 से। तो मीन्स टू से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हुए? एवोगाड्रो नंबर। नाउ अगर मैं सुक्रोज को वाटर के अंदर ऐड कर रहा हूँ तो नॉर्मली कोई ज़्यादा बड़ी रिएक्शन होगी नहीं, नॉर्मली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है? तो उसके अंदर ऑक्सीजन एटम ऐड अप हो जाएंगे, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन, तो हमें चेक करना है टोटल नंबर ऑफ सुक्रोज के अंदर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर, तो ऐड कर दे। तो जितने भी आए थे ये आए थे, लिख देते हैं यहाँ। और वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम इतने आए थे, लिख देते हैं यहाँ। तो कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा आंसर 1.11 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं I get the answer 6.68 into 10 की पावर 33 एटम। इतने नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं? सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड वाटर दैट इज टेकन इन द बीकर, जो बीकर के अंदर लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ अ स्टूडेंट स्टडीज दैट अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड, सोप मॉलिक्यूल के पास टू एंड होते हैं, वन ऑफ विच इज आयनिक, एक तो आयनिक है एंड अदर इज कार्बन चेन, और दूसरी क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की लंबी चेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल, ऑयल के साथ सोप मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन कौन सी स्टेटमेंट ठीक बताती है, चेक करते हैं। फर्स्ट, आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, क्या आयनिक एंड वाटर के सॉरी ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आयनिक एंड होता है हाइड्रोफिलिक होता है वो, ठीक है? हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, ऑयल के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इधर आयनिक और का कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल, क्या दोनों में से कोई भी एक जो क्लोज होगा, मतलब जो एंड यानी आयनिक एंड ऑयल के क्लोज आएगा तो वो बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है? इंटरेक्ट कर लेगा। या फिर जो नॉन आयनिक एंड है, कार्बन चेन है, वो ऑयल के क्लोज आएगी तो वो बाइंड अप कर लेगी। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, जो कार्बन की चेन वाला एंड है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, नीदर आयनिक एंड नो कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल since soap is made up of oil, this is wrong statement। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में क्या दे रखा है? रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है? रे थ्रू फोकस, जो रे फोकस के अंदर से जाती है। रेज थ्रू इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिर रही होती है। रिफ्रैक्टेड रेज, क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टेड रेज फ्रॉम टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट चीज से आ रही है रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर न तो इन्होंने बताया कि ये मिरर के केस में है, न इन्होंने बताया कि ये लेंस के केस में है, ठीक है? बट फिर भी इसका हम बेस्ट आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ कॉलम 1 में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड बोल रहा तो डेफिनेटली मिरर का केस होगा। तो कौन सी रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है? तो डेफिनेटली जो फोकस से होके जाती है, जो फोकस हो जाती है सेकंड का क्या जाएगा? ए, ठीक है? सेकंड ए, जो फोकस से जो निकलती है वही आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी इन केस ऑफ मिरर, ठीक है? नेक्स्ट, कन्वर्जेस एट द फोकस, कन्वर्ज कौन करेगी? जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली है। तो डेफिनेटली थर्ड का क्या हो जाएगा? बी, थर्ड बी पार्ट। दैट एमर्जेस थ्रू फोकस, जो इनफाइनाइट से आएंगे तो फोकस से एमर्ज होगी, फोकस से ही निकलेगी। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? सी, एमर्जेस रेज टू इनफाइनाइट टू एमर्ज थ्रू फोकस। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिंग इन मिरर, मिरर से रिफ्रैक्ट, अगर रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्रैक्टिंग इन मिरर, तो ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है? रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा वहाँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा वहाँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी वजह से ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था। और वैसे तो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, जो फर्स्ट टाइम आंसर किया आई थी ऑप्शन नंबर 1 वाज द राइट आंसर। बट लेकिन जब सेकंड टाइम आई तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, इसलिए इससे इसके ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं सभी कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फॉस्फोरस की 4 होती है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है?
P4 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, P4 में एग्जिस्ट करता है और उसकी स्ट्रक्चर 3D स्पेस के अंदर टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट, लंग्स डेवलप फ्रॉम, जो लंग्स है ये बायो क्वेश्चन है, लंग्स किससे डेवलप होते हैं, तो नॉर्मली 11th या 12th के जैसे है, नॉर्मली अगर आप हाई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ते हो तो 10th क्लास में रहता है लंग्स, अदरवाइज 11th में तो है ही। तो एंडोडर्म से, मेसोडर्म से एंडोडर्म, या फिर बोथ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो इसका आंसर है एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म ही डेवलप होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स में एंडोडर्म, अंदर वाली पार्ट जो बिल्कुल हम बॉडी के अंदर वाला पार्ट होता है, जो इसोफेगस होती है हमारी, ठीक है, उसके जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है वही आगे चलकर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मली विंड पाइप, नॉट इसोफेगस, विंड पाइप वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 नाउ, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। ये मेरे पास इथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन किया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस एंड दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस, तो क्रोमेट है ये, तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, ये अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करता है, कहाँ तक, एल्डिहाइड, ये आपको याद होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर मैं अल्कलाइन KMnO4 डालता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इस अल्कोहल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, एसिटिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देता है, कौन, अल्कलाइन KMnO4। तो ए हमारा एसिटल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि यही कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा सेकंड वाला, तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, सेकंड केस है मुझे एसिटिक एसिड मिलेगा, फर्स्ट केस है मुझे एसिटल्डिहाइड मिलेगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of modified underground stem? अंडरग्राउंड स्टैम का एग्जाम्पल नहीं है, नॉर्मली पोटैटो भी अंडरग्राउंड स्टैम है, गिंगर भी, टर्मरिक भी, बट ग्राउंडनट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टैम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज नोन एज, नॉर्मली अगर कितना अमाउंट सोल्यूट का वॉल्यूम या फिर पर्टिकुलर मास ऑफ ए सोल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मली क्लास 9th में दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसी वॉल्यूम या फिर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के मास के अंदर, राइट। तो आंसर इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड हो रहा है फिर सॉल्यूशन में ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली नॉट, इट इज़ नॉट आंसर। कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी ना बताएगा ये, हमें किसी कंसंट्रेशन बताएगा, सॉल्यूट की, नॉर्मली हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने वाला है, तो ये कंसंट्रेशन का मतलब ये हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और in a solution, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following process is responsible for replacing or repairing tissue? वेरी सिंपल क्वेश्चन, मोमेंट नहीं, मोमेंट रिप्लेस बिल्कुल नहीं करती, रिपेयर नहीं करती हमारे टिश्यू को, मोबिलिटी बिल्कुल नहीं, ग्रोथ बिल्कुल नहीं, ओनली सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज द राइट आंसर, बिकॉज ग्रोथ तो होती रहती है, रिप्लेस थोड़ी ना करती, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है, सेल बनते रहते हैं, टिश्यू बनते रहते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है, तो ग्रोथ इज नॉट रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग टिश्यू, जो रिपेयरिंग टिश्यू का मतलब कहीं हमें चोट लग जाती है, ठीक है, तो एट दैट टाइम कैसी ग्रोथ हो, किस तरीके से वो रिप्लेसेस होते हैं टिश्यू या फिर सेल्स, तो आंसर इज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ही वो रिप्लेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आकर, जो मेटामॉर्फोसिस है कंप्लीट किसके अंदर होता है, सिर्फ सिल्वर फिश नहीं, सिल्वर फिश के अंदर नहीं होता, लकुस नहीं, बैड बग नहीं, मॉस्किटो, यस मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मॉर्फोसिस होता है, फ्रो के अंदर भी नहीं होता कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट रूम टेम्परेचर, बताओ, उन्हें बोल दिया लिक्विड, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रूम टेम्परेचर से कम होता, बात ठीक है, बट बॉइलिंग पॉइंट, अरे बॉइल तो तब करेगा रूम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर पर ही करेगा, रूम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर तो करेगा नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर तो वो लिक्विड है, और लिक्विड जब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तभी बॉइलिंग पॉइंट आता है, डन। तो ये दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट वन। नाउ
To convert a temperature on the Celsius scale to Kelvin, subtract 273 from the given temperature. हमें अगर टेम्परेचर कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल से केल्विन के अंदर, तो हमें क्या करना है, 273 सब्ट्रैक्ट नहीं, हम ऐड करते, सब्ट्रैक्ट नहीं करते. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो a wrong statement and first is also a wrong statement. Next, density of ice is less than water. Very simple question. तो सबको पता होगा आइस की डेंसिटी वाटर के से कम होती है, इसे तो फ्लोट करता है वाटर पे. ठीक है. आइस, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. भाई सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेरा सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता. अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा ठीक आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब मेरे पास कन्वेक्स लेंस है. कौन सा लेंस है? कन्वेक्स. उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर. इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन हमें पूछ रहा है, तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी? नाउ दिस क्वेश्चन हमें दे रखी है क्या, फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर क्या दे रखी है? फोकल लेंथ. तो हम लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. दिस इज अ गिवन इन क्वेश्चन. नाउ अब फोकल लेंथ कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है, क्या होती है? पॉजिटिव. नेक्स्ट, अब हमें निकालनी है क्या? मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन देखो मेरे पास सिर्फ फोकल लेंथ है यहाँ पर. ठीक है, और मैग्नीफाई करेगा, कितना मैग्नीफाई कर सकता है? जितना हम देख सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंट तक हम देख सकते हैं. तो डेफिनेटली जो फाइनल इमेज बनेगी कहाँ बनने वाली है? 25 सेंटीमीटर बनने वाली है. अब आप सिचुएशन देखिएगा, कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्टिव कहाँ रखें? जो F1 है और जो ऑप्टिकल सेंटर है उनके बीच में रखें, तभी तो मैग्नीफाई करके दिखाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगी. तो डेफिनेटली इमेज भी हमें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बन रही है, इसीलिए इमेज की वैल्यू के अंदर साइन क्या होगा? माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन 25 सेंटीमीटर ही है. तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? यू की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूले का यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम निकालेंगे यू की वैल्यू. और वी की वैल्यू हमारे पास है. यू की वैल्यू जैसे ही निकलेगी वी कैन कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, क्योंकि लेंस की मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है? वी बाई यू के, राइट. तो हमने वैल्यू इसके अंदर पुट की, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो v की वैल्यू -25 थी, u की हमें कैलकुलेट करनी है, और f की 2.5 अगेन पॉजिटिव. तो 1/u की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आई -11/25. अगर मैं इसे उलट देता हूँ, मतलब रिवर्ट कर देते हैं, तो u की वैल्यू क्या आएगी? -25 डिवाइड बाई 11 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में गिवन थी हमें. ठीक है, तो u की वैल्यू मेरे पास है, v की वैल्यू मेरे पास है, तो मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली. तो मैग्निफिकेशन के अंदर भी और यू की वैल्यू पुट कर देंगे, -25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई -25/11 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट ओनली 11. तो मैग्निफिकेशन कितनी आई इसकी? 11. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक उत्तर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 115. When vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure, what happened to the liquid? Again, this is our definition of boiling point. जब vapor pressure atmospheric pressure के equal होता है, तब मेरा लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर देता है? बॉयल. द लिक्विड विल बॉयल्स. तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सिंपल डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की. लिक्विड फ्रीजेस, बिल्कुल फ्रीज नहीं करेगा. लिक्विड बिकम विस्कस, बिल्कुल लिक्विड विस्कस नहीं बनेगा, गाढ़ा थोड़ी ना होगा. लिक्विड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं होगा. ये भी दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. चेंज तो हो रहा है, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. चेंज तो हो रहा है, कौन कहता है चेंज हो रहा? तो लिक्विड बॉयल्स, दिस इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, biurate test is used to test the presence of, again, biurate test is a confirmatory test for what? जो biurate test होता है वो confirmatory test होता है किसके लिए? किसके लिए होता है? यूरिया के लिए. ठीक है, नॉर्मली यूरिया के लिए. यूरिया के अंदर नाइट्रोजन आता है, इन द सेंस हम नॉर्मली गैस कर सकते हैं. फैट के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन नहीं. तो अगेन सिर्फ हमें प्रोटीन मिलेगा. ठीक है, प्रोटीन के लिए टेस्ट किया जाता है बायोरेट टेस्ट. आंसर इज प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेनबो हैज अ सर्कुलर शेप. रेनबो की शेप सर्कुलर होती है. रीजन क्या है?
अर्थ इज स्फेरिकल, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल नहीं है। अर्थ स्फेरिकल तो स्फेरिकल शेप होगी, बिल्कुल नहीं है। सेकंड, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल, एग्जैक्टली, क्योंकि रेन ड्रॉप स्फेरिकल होती हैं और डबल रिफ्रैक्शन होती है, वहाँ इंटरनल रिफ्लैक्शन होती है रेन ड्रॉप के अंदर, और तब जाके हमें प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो दिखता है, ठीक है। और वो सर्कुलर शेप का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल। अगर रेन ड्रॉप स्फेरिकल नहीं होती तो रेनबो हमें दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, raindrop are spherical, sun is spherical, not, this is not correct answer. Our eyes are spherical, this is not the correct answer. तो answer option number 2 is the right answer for this question. Next, mode of respiration in mollusca is respiration, again mollusca class 11 से दे रखा है क्वेश्चन। बक्कल रेस्पिरेशन, ब्रोंकाइल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी, आंसर इज बक्कल एंड ब्रोंकाई, ठीक है। मोलस्का के अंदर बक्कल रेस्पिरेशन भी होता है और ब्रोंकाइल भी होता है। तो नहीं, बक्कल नहीं होता भाई, बक्कल नहीं होता, पल्मोनरी होता है। पल्मोनरी का मतलब लंग्स, जस्ट लंग्स रिलेटेड ब्रोंकाइल एंड पल्मोनरी होता है, बक्कल नहीं होता। ये वाला रेस्पिरेशन नहीं होता किसके अंदर, मोलस्का के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, देखो 11 12 से बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, प्लांट की स्टेम के अंदर से कौन सा फाइबर निकाला जाता है। तो कोई फ्लैक्स नहीं, ये भी गलत है। फ्लैक्स एंड जूट, ये निकाला जाता है स्टैम के अंदर से, जूट। अगर आपको थोड़ा सा माइंड लगाते, अगर आपको आपके माइंड में जूट भी होता तो आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में जूट दे रखा है और कहीं भी जूट नहीं दे रखा, तो जूट तो स्टैम से, तो यहाँ से आप गैस भी कर सकते हैं आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, consider the following statement, select the correct answer using code given below. तो parenchyma is the most abundant tissue in the plant body, parenchyma plant body के अंदर most abundant tissue, बिल्कुल ठीक है। रीजन नंबर सेकंड देख लेते हैं। पैरेन्काइमा इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, नहीं, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं होता, ठीक है, इसका रीजन ये नहीं है। नाउ तो ए एंड बी, वैसे तो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू है, करेक्ट है, लेकिन पैरेन्काइमा मोस्ट अबंडेंट क्यों है प्लांट बॉडी के अंदर, दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो बी है मेरा रीजन है, ये करेक्ट नहीं है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज अ राइट आंसर, ठीक है। पैन का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, बट सिंपल परमानेंट टिश्यू की वजह से नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ टू हीटिंग कोयल, तो दो कोयल है इलेक्ट्रिक केटल के अंदर। व्हेन वन ऑफ द कोयल इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स, एसी सोर्स से मैंने कनेक्ट कर दिया एक कोयल को, ठीक है। एंड वाटर इन द केटल बॉइल्स 10 मिनट, तो वाटर जब बॉईल करा तो 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अनदर कोयल इज यूज, मैंने दूसरी कोयल यूज़ की, सेम क्वान्टिटी ऑफ वाटर लिया हमने, सेम करंट पास किया, तो 15 मिनट के लिए करंट पास किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल, मतलब टाइम बताना है कितने टाइम बाद वो बॉयल करेगा, कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम बॉयल कराएं तो इफ़ द कोयल्स आर कनेक्ट इन पैरेलल, अगर मैं दोनों की दोनों कोयल को किस में कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में, और तब कितना टाइम लगेगा अगर हम उस दो जो भी सॉल्यूशन था, जो भी वाटर था मेरे पास, उसे बॉयल कराएं। तो लेट अस चेक इट्स आंसर। दिस इज 10th क्लास क्वेश्चन, 10th क्लास का क्वेश्चन है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा था, आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टी बाई एच होता है, और एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, या फिर आर इज इक्वल टू एच बाई आई स्क्वेयर टी, या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी। नाउ अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो हमें पता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ये होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट उन्होंने खुद दिया, अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँ उन कोयल्स को तो उनकी रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड और यूजिंग हीट, हीट भी दे रहे हैं, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लग जाएगा। तो आर रेजिस्टेंस वी स्क्वेयर टी बाई एच होगी, R1 जो रेजिस्टेंस होगी वी स्क्वेयर T1 बाई एच, R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू वी स्क्वेयर T2 बाई एच हो जाएगी, ठीक है। तो हम 1/R1 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और जो नॉर्मल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इन पैरेलल सर्किट उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट दिस। तो एच के एच बाई वी स्क्वेयर कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, 1/t इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। T1 दे रखा 10 मिनट के लिए बोल कर रखा है क्योंकि कोयल सेम ही है, T2 15 मिनट के लिए बोल कर रखा है क्योंकि वाटर का अमाउंट सेम है,
कोयल्स का नेचर अलग अलग हो सकता था, लेकिन वो हमने रेजिस्टेंस इफेक्टिव के थ्रू निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा कैसे होगी, और टाइम का रिलेशनशिप ले आए। तो 1/10 मिनट प्लस 1/15, तो एल्सियम लेंगे 30, 3 + 2, तो 5/30 इज इक्वल टू 1/6, तो 1/t इज इक्वल टू 1/6, टी कितना 6 मिनट, तो मेरा सोल्यूशन 6 मिनट में क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। 6 मिनट लगेगी, तो हमारा राइट आंसर इज 6 मिनट, मीन्स टू से ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, थोड़ा फोकस करना। मोलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। मोलिक्यूल गैस के जितना स्पेस है उतना ऑक्यूपाई कर लेते हैं। द मोलिक्यूल इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न में होते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है, पार्टिकल थोड़े नजदीक नजदीक होते हैं। मोलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजिशन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। सॉलिड के अंदर इंटरस्टिशियल साइड से प्रेजेंट जो हम सॉरी स्पेस लैटिस में जब प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं और सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। द मोलिक्यूल इन गैस exert negligible small force on each other except during collision, तो डेफिनेटली मोलिक्यूल ऑफ द गैस जितने में नेग्लेजिबल स्मॉल फोर्स एक दूसरे पर बहुत ही कम फोर्स लगाते हैं, तभी तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी लेस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड फर्स्ट बट दिस इज नॉट अ करेक्ट, क्योंकि रेगुलर पैटर्न नॉट नेसेसरी कि रेगुलर पैटर्न ही होगा लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर भी कई बार रेगुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है, ये तो लिक्विड है फिर भी। दिस इज आर रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यही ट्रू नहीं है किसके बारे में, लिक्विड के बारे में, तो दिस इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एस, तो वो एलिमेंट बताना जो कॉमन नहीं है बेकिंग सोडा और सोडा एस के अंदर। ऑक्सीजन दोनों में होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था NaHCO3, सोडा एस जो सोडा बर्न करने के बाद जो एस निकलता है अगेन उसमें ऑक्सीजन होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट सोडियम, दोनों के अंदर सोडियम होगा, ठीक है, कार्बन डेफिनेटली कार्बन होगा, बट हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन वो बेकिंग सोडा के अंदर तो है, बट बर्न करने के बाद सोडा एस के अंदर नहीं है, ठीक है, सोडा एस के अंदर कार्बन ऑक्सीजन सोडियम मिल सकता है, बट का हाइड्रोजन नहीं मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा है जो सोडा बेकिंग सोडा के अंदर है बट सोडा एस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यही कॉमन एलिमेंट नहीं है इन दोनों कंपाउंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वेयर फ्रेम ऑफ साइड एल, एक स्क्वेयर टाइप का फ्रेम है, ठीक है, ये मान लो ऐसा कोई स्क्वेयर, इट इज लुक्स लाइक स्क्वेयर, स्क्वेयर जैसा कोई फ्रेम है, जिसकी साइड कितनी है, जिस साइड की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, एंड करंट इसके अंदर से आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी, लेट्स सपोज इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इन चारों की चारों साइड की वजह से बी है मान लिया। सेम करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कोयल, अब हमने दूसरी कोयल ले ली जो कैसी है, सर्कुलर है, तो जितना करंट मैंने इसके अंदर पास किया उतना ही करंट इसके अंदर से पास कर रहे हैं, एंड सेम पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, और इसका पैरामीटर यानी कि जो इसकी सर्कम्फरेंस है वो किसके इक्वल है, इस स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल, ठीक है, इस स्क्वायर के पैरामीटर, अगर इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो जो इसकी सर्कम्फ्रेंस होती है 2πr, ठीक है, जो इसकी सर्कम्फ्रेंस है 2πr, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो ये मेरा स्क्वायर है, जो ये मेरा स्क्वायर है इसके पैरामीटर के इक्वल 4 कैपिटल एल, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज बी डैश, वो बी डैश मान ली, तो रेशो बी और बी डैश का हमें रेशो निकालना है, मतलब ये हमें गिवन है, तो हमें इसका पता होना चाहिए सेंटर पर सर्कल जो स्क्वायर टाइप कोयल है जिसकी लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ डिराइव नहीं करने बैठेंगे हम, और यहाँ सर्कुलर कोयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, डिराइव नहीं करने बैठेंगे, हमें याद होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे एल की फॉर्म में और दोनों का रेशो निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दिस इज ए स्क्वायर टाइप कोयल जिसकी लेंथ एल है, हर साइड की लेंथ एल है, तो इस साइड की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन स्क्वायर रूट 2πl, राइट, तो ये हुई, लेकिन चार ऐसी ऐसी साइड है तो 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल आउट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ये स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल,
एल आएगी, ठीक है। नाउ दिस इज और सर्कुलर कोयल, सर्कुलर अगेन बोला था इन्होंने अभी, जो इसकी सर्कमफ्रेंस है इसका पैरामीटर इक्वल है, 2πr इज इक्वल टू 4l, दोनों इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर दी हम यहाँ, आर की वैल्यू में मैंने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी डैश है, वो मान लिया म्यू नॉट आई अपॉन 2r फाइनल एक्सप्रेशन। तो आर की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट जो हमने गिवन थी वहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पुट कर दी एंड वी गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन, हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन मिला म्यू नॉट आई पाई डिवाइड बाई 4l। अब उन्होंने b बाई बी डैश बोला था, तो b की वैल्यू ये है मेरे पास, b डैश की वैल्यू है, पुट कर दें और कैंसिल कर देंगे। हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एल की फॉर्म में इसलिए ली ताकि इजीली कैंसिल हो जाए और मेरे को कांस्टेंट क्वांटिटी मिले और उसका रेशो हम आसानी से निकाल पाएँ, ठीक है। अब यहाँ भी रख सकते थे आर की फॉर्म में, मर्जी आपकी, यहाँ भी रख सकते हो। तो b बाई बी डैश की वैल्यू आई 8√2 डिवाइड बाई पाई स्क्वेयर। तो जो जिस भी ऑप्शन में ये वैल्यू होगी वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नाउ नेक्स्ट। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, ठीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द एलिमेंट फाउंड इन द सेम पेयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो कौन कौन सा पेयर है, पोटेशियम और मैग्नीशियम सेम पेयर में मिलती है, ऑप्शन नंबर 4। कैल्शियम एंड जर्मेनियम सेम पेयर में, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम नहीं मिलती सेम पेयर में, मतलब सेम पीरियड में, सॉरी, एंड सल्फर एंड सेलेनियम भी सेम पीरियड में नहीं मिलती। तो दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। किसी ने अगर थर्ड लगाया, फोर्थ लगाया, दोनों एक ही लगाया, दैट विल गेट marks, right? Next question number 126, the adapter molecule in the process of translation के दौरान जो adapter molecule होता है उसके अंदर कौन सा आरएनए होता है। अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम क्लास 12 की जो यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रोसेस के एडेप्टर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा आरएनए है जो ट्रांसलेशन में एडेप्टर मॉलिक्यूल प्रोसेस में वर्क करता है। तो आंसर इज टी आरएनए, ठीक है, फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन 12 से भी आते हैं, 11-12 से, और 9-10 से कम आते हैं, बट 11-12 से ज़्यादा आते हैं नॉर्मली। अलग यूनिट जैसे कि ट्रांसलेशन है, आरएनए डीएनए, बट 8 9 10 का टॉपिक नहीं है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10 में ही पढ़ते हैं, बट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं पड़ते, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यूनिट नंबर थर्ड भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एंड एडिशनल सब्सटेंसेस एडिड विच कंबाइन विद इम्प्योरिटी। स्मेल्टिंग के दौरान, स्मेल्टिंग इट इज ए प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर स्मेल्टिंग पढ़ोगे आप, तो इम्प्योरिटीज सब्सटेंसेस को इम्प्योरिटी के साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद एक ऐसी फॉर्म आती है जो फ्यूजिबल है, ठीक है, फ्यूजिबल है, ठीक है, मतलब लिक्विड टाइप है। तो उस फॉर्म को बोलते हैं स्लैग। क्या बोल देते हैं, स्लैग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। गैंग नहीं बोलते, मड नहीं बोलते, फ्लक्स नहीं बोलते, ठीक है, फ्लक्स भी मिनरल टाइप का होता है। स्लैग एक जो मेरा सब्सटेंस है उसके साथ मिलके, इम्प्योरिटी के साथ मिलके एक फ्यूजिबल मटेरियल बना लेता है, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। गैंग इम्प्योरिटीज नॉर्मली होती है मड, यानी कि कुछ मेटल्स इकट्ठी, जब कुछ मेटल का हमें मिक्सर मिलता है उसे आप बोल सकते हो मड बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सोल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगेन दिस इज क्लास 10 क्वेश्चन। किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अगर ब्लू विट्रोल की बात करते हो तो इसका केमिकल फॉर्मूला था कॉपर सल्फेट 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। वाशिंग सोडा की बात करते हो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। जिप्सम की बात करते हो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। अगेन देखो, इस फर्स्ट ऑप्शन जो ब्लू वाटर है उसके अंदर भी 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पर 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पर जिप्सम के अंदर 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बट बेकिंग सोडा के अंदर कोई भी वाटर का मोलिक्यूल एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी वाटर मोलिक्यूल एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा इज आवर राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। अ फ्री न्यूट्रॉन डीके स्पॉन्टेनियसली इनटू प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन है स्पॉन्टेनियसली प्रोटॉन के अंदर डीके करता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर डीके करता है, अनदर सब्सटेंस। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो एंटी न्यूट्रिनो ये एक डीके टाइप है,
टाइप डीके, तो वहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो सब्सटेंस निकला, न्यूट्रिनो नहीं निकलता, बोथ दोनों नहीं निकलते, नन ऑफ दिस, तो बोथ नन ऑफ दिस वैसे ही कैंसिल हो गए, तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो में डिफरेंस, बस थोड़ी प्रॉब्लम थी, कन्फ्यूजन थी, तो राइट आंसर इज एंटी न्यूट्रिनो वहाँ से निकलता है, न्यूट्रिनो नहीं निकलता। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी बैसिलस थ्रिलेजियंस स्ट्रेन के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट मतलब अबाउट स्टेटमेंट ट्रू है? कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन होता है बैसिलस के, बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल, तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी राइट है, तो थर्ड फोर्थ पे जाने की जरूरत है ही नहीं, ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, 1 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा मिले, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा मिले, तो हमें पता है 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर, अगर नंबर ऑफ मोल्स ही ज़्यादा है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन आता है जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ही ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम नंबर ऑफ गिवन मास दे रखा 1 ग्राम, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, 1 मास नाइट्रोजन का मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है मोलर मास, तो 1/44, यहाँ पर मीथेन का कितना होता है 16, 12 + 14 16, 1/16, कैलकुलेट करोगे 1/28, 1/44, 1/16, तो जो सबसे बड़ा नंबर होएगा 1/2 इज सबसे बड़ा नंबर है नॉर्मल ओरल कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स यहीं से ज़्यादा हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसके अंदर ज़्यादा होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, a copper rod and a steel rod are have length, कॉपर रोड है मेरे पास और दूसरी क्या है स्टील रोड है, आर have length LC, L for length, C for copper and L for length, S for steel rod, लेंथ दे रखी है, such that the difference between their length is same at all the ambient temperature, तो किसी भी सेम टेम्परेचर, कहीं कोई भी टेम्परेचर है एम्बियंट टेम्परेचर, वहाँ पर लेंथ इनकी सेम रहती है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर एंड स्टील आर अल्फा सी एंड अल्फा एस रिस्पेक्टिवली, द लेंथ आर रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए लीनियर एक्सपेंशन का, ये न्यूमेरिकल सेकंड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल सी इज इक्वल टू अल्फा सी एल सी डेल्टा टी फॉर कॉपर रोड के लिए, डेल्टा एल फॉर स्टील रोड के लिए लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है अल्फा एस एल एस और डेल्टा टी। उन्हें खुद बोला है एम्बियंट टेम्परेचर पर दोनों की लेंथ चेंज नहीं होती और वो इक्वल रहती हैं, तो हम इक्वल पुट कर सकते हैं, हमने इक्वल पुट कर दिया। अगर इक्वल ये दोनों हैं तो ये वैल्यू भी इक्वल पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने वैल्यू इक्वल पुट की डेल्टा टी सी डेल्टा टी कैंसल, तो हम इन दोनों में रिलेशनशिप निकालेंगे अल्फा सी डिवाइड बाई अल्फा एस इज इक्वल टू एल एस बाई एल सी, तो या तो सी बाई एस मिलेगा या फिर एस बाई सी मिलेगा, जो ऑप्शन में है वही चेक कर लेंगे। तो अल्फा सी बाई अल्फा एस, तो अल्फा सी बाई अल्फा एस, तो यहाँ अल्फा एस बाई अल्फा सी है। ठीक है, तो उल्टा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 इज आर करेक्ट आंसर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 1 ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना हमें इसमें। नेक्स्ट, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर, तो हमें लीटर के अंदर अमाउंट निकालना है। इट कैन रेज इन 1 मिनट, टाइम दे रखा 1 मिनट, टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट को बताने के लिए जो पावर लग रही है 2 किलोवाट लग रही है, तो हमें बताना है कितने अमाउंट ऑफ वाटर का हम पहुंचा सकते हैं 10 मीटर की हाइट पर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो पावर दे रखी है हमें, तो P इज इक्वल टू एम जी एस डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो यही होती है पावर, एम जी एस डिवाइड बाई टी, तो पावर 2000 वाट दे रखे नहीं 2 किलोवाट, मास ऑफ वाटर पता नहीं, कैलकुलेट करना है, जी नॉर्मली 10 है, एच जो हाइट है वो 10 मीटर थी, टाइम कितना था 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास आंसर है 1200 kg, तो 1 kg और 1 लीटर इक्वली होते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1200 लीटर इज आर राइट आंसर, तो 1200 ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, select the incorrect statement about reference to the collenchyma, again tissue से question दे रखा है class 9, chloroplast may be present in the collenchyma, wrong statement, collenchyma
allow easy bending without breakage of the young stem. This is also a wrong statement. Its cells are thickened मोटी होती है at the corners due to decomposition lignin. So this is a right statement. Class 9th question direct. Protoplasm is present in the colon wrong answer. ठीक है, तो 134 का option number 3 is a correct answer. Now question number 135. Which of the following statement is not true regarding the characteristic of matter? Matter के बारे में बात करें. First statement. Kinetic energy of particle increase with rise in temperature. काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं. अगर सॉलिड के केस में बात करें तो ऐसा नहीं है, पहले तो इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली, सिर्फ वाइब्रेशन ही होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में. पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, तो अपने आप पार्टिकल ऑफ मैटर, नॉट नेसेसरी सब के सब मैटर के पार्टिकल डिफ्यूज कर जाएंगे अपने आप, नॉट नेसेसरी गैसेस के तो करते हैं बट सब के सब सॉलिड के थोड़ी नहीं करते हैं ऑटोमेटिकली. पार्टिकल ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी, गैसेस के कैसे पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इन ऑल मैटर रिमेन सेम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सब की सब क्या रहती है, सेम रहती है. ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जैसे सॉलिड के केस में कुछ हद तक बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ना बंद कर जाएगी, लेकिन बढ़ रही है. नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर, तो गैसेस के पार्टिकल ऑन देयर ओन डिफ्यूजन शो करते हैं बट नॉट नेसेसरी, बट गैसेस के ही करते हैं. ठीक है, मतलब किसी एक के पर्टिकुलर केस में ट्रू है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है. पार्टिकल ऑफ मैटर रैंडमली इन अदर डायरेक्शन, गैसेस केस में ट्रू है, बट यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है सब की सब सेम नहीं होती इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि यह काइनेटिक एनर्जी कई बार उनके नेचर पर भी डिपेंड करती है. ठीक है, क्योंकि एक ही रूम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस सॉलिड में है और उसी रूम टेम्परेचर कोई सब्सटेंस लिक्विड में है और उसी टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो किसी भी यहाँ कोई भी मतलब चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी भी स्टेट के लिए स्टेटमेंट राइट नहीं है. बट ऊपर वाली स्टेटमेंट कभी लिक्विड के लिए थी, कभी गैस के लिए थी, कभी सॉलिड के लिए थी, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट एट ऑल फॉर अ मैटर दैट मे बी इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट और इन अ सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक, अगर रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक कर जाए, अगर रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाए, श्रिंक कर जाए, श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाए, 1% श्रिंक कर गई, डेंसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी अर्थ पर. तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इसका 136 क्वेश्चन का. तो अब देखते हैं 136. देखो हमें पता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है. ठीक है, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर. तो यहाँ रो दिया इन्होंने, तो रो की वैल्यू निकाल लेते क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर रो आना चाहिए. ठीक है, तो मैं जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो कैलकुलेट कर लेता हूँ और तब बताएंगे कि अगर रेडियस कम हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी या फिर घटेगी. तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो मास निकालेंगे यहाँ से, रो इंटू वी, तो एम की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. और मुझे मुझे पता है कि जो हमारी अर्थ है वो स्पैरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पैर 4/3πr³ होता है, तो यहाँ पुट करेंगे. पुट करने के बाद क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3πr. देखो जी रो 4/3π सब ओल आर कॉन्स्टेंट, आर ही वेरी करेगी, उन्होंने स्ट्रिंग का बोला आर की वैल्यू कम हो रही है, तो अगर आर की वैल्यू कम हो रही है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मीन्स टू से जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, आर के. तो देखो इनफाइनाइट होगी, रॉन्ग आंसर. जी के इक्वल होगी, रॉन्ग आंसर. मोर देन जी होगी, मोर देन तो होने वाली है ही नहीं. लेस देन जी, दिस इज आवर राइट आंसर. लेस देन जी, जी से कम वैल्यू होगी. ठीक है, अगर 1% श्रिंक कर जाती है अर्थ, मतलब उसकी रेडियस कम हो जाती है. नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 137. अगेन ये 11 12 से है क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन 11 12 से बायो में ज़्यादा आते हैं. ठीक है, तो 4 5 क्या 6 7 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे. तो करेक्ट मैच, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्योंकि जिसे याद होगा उसे याद है, जिसे याद नहीं है तो क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते. A copper block of mass 2.5 kg is heated in furnace at a temperature 500 डिग्री सेल्सियस. एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास 2.5 kg है, उसे हम 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, एंड देन प्लेस्ड इन लार्ज आइस ब्लॉक,
और उसके बाद उसे आइस ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट, तो हमें बताना कितनी अमाउंट आइस का मेल्ट होगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दे रखी है 400 जूल पर ग्राम। तो ये कैसे निकलेगा देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो एम की वैल्यू गिवन है 2.5 kg, स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.4 एंड डेल्टा टी गिवन है 500। तो वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। नेक्स्ट Q2 की वैल्यू है ml, बिकॉज यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि कितना मास फ्यूज कर रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, Q2 हीट की वजह से। अगेन उसने बोला जितनी हीट Q1 निकलेगी, जितनी हीट Q1 रिलीज करेगा, उतनी ही हीट की वजह से वो मास पिघलेगा, वो आइस पिघलेगी, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। Q1 एंड Q2 क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैल्यू पुट कर दो Q1 एंड Q2 की, और इक्वेट करने के बाद यू विल गेट द आंसर। तो मुझे क्या निकल जाएगा, मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। कितना मास आइस का किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल। सो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट, जो मेल्ट की जा सकती है उस हीट, जितनी वहाँ से हीट निकलेगी उतनी ही आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.25 kg। केजी में दे रखा तो केजी में कैलकुलेट कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a banyan tree's life is about 300 years. If a fully grown banyan tree is burnt in thermal power plant to generate energy, and at the same time a new tree is planted. तो इन्होंने बोला 300 साल है बैनियन ट्री की लाइफ, और थर्मल पावर प्लांट में बैनियन ट्री को हम, जो फुली ग्रो हो चुका है, उसे क्या करते हैं, बर्न कराते हैं। तो और सेम टाइम हम न्यू ट्री प्लांट कर दे, तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। द प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल इन इमीडिएट टाइम फ्रेम। द प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल इन इमीडिएट टाइम फ्रेम, तो इमीडिएट टाइम फ्रेम में कार्बन न्यूट्रल बन सकता है, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इमीडिएट टाइम के अंदर कार्बन नहीं बन सकता है, ठीक है। द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स, तो कार्बन न्यूट्रल जो फुली बैलेंस ट्री के अंदर था, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि ईयर्स जब 300 ईयर्स लाइफ स्पैन है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। दिस इज नो कार्बन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, अगेन दिस इज नो रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पर हम पावर प्लांट में यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो यूज होने वाले ही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉल एक्स इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, कोई बॉल है एक्स, यू स्पीड से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। एट द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम अनदर बॉल वाई, कोई दूसरी बॉल है वाई, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देखो रेस्ट से रिलीज हो रही है, और कितनी हाइट से, कैपिटल एच हाइट से। एट टाइम टी द स्पीड ऑफ एक्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ वाई, स्पीड ऑफ एक्स निकालनी है वाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी या फिर स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि वी एक्स जो होगी वो वी वाई में से माइनस कर देंगे, वी वाई माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमें रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी एक्स की विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। तो चेक करते हैं इस न्यूमेरिकल को भी, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, क्लास 9 का क्वेश्चन है ये भी, नॉर्मल। नाउ मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ बॉल एक्स की वेलोसिटी एट टाइम टी वी एक्स है। तो जब टाइम नीचे थी वाली ग्राउंड पे, ठीक है, तो इसे हम ऊपर फेंक रहे हैं किस वेलोसिटी से, यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू है इसकी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, काइनेमेटिक यू किस में यूज़ कर सकते हैं, तो वी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो ए, अगर एक्सेलरेशन, अगर मैं बाल ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो पहले यहाँ बाल की वेलोसिटी ज़्यादा थी इनिशियल वेलोसिटी, बट जैसे जैसे बाल ऊपर की तरफ जाएगी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी के इक्वल हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन आई वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू पुट करो यू, ए की वैल्यू क्या माइनस सी, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, राइट। जब ऊपर से देखो एच हाइट पर रेस्ट पर थी, अगर रेस्ट पर थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। वाई बाल जो रेस्ट पर थी एच हाइट पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। जब वो बाल हम ऊपर से नीचे फेंकी, अगर ऊपर से नीचे फेंकी तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जिससे ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस जी के, ठीक है। तो अगेन वी वाई निकालो, यू प्लस ए टी, यू जीरो थी ऑलरेडी, और ए की वैल्यू प्लस जी थी, और टी तो टाइम टी पर ही था, ठीक है। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आई, जी टी। अब मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वाई भी आ गई है एट टाइम टी, और वेलोसिटी ऑफ एक्स भी आ गई है, ठीक है, यानी कि बाल एक्स की वेलोसिटी भी आ गई है टाइम टी पर। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ एक्स या फिर स्पीड ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में। तो वी एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है, देखो ये ऊपर से, ठीक है, एक दूसरे के टुवार्ड्स मूव कर रहे हैं,
तो जो ये वेलोसिटी है अपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव साइन शो करेगी। अगर ये वी एक्स पॉजिटिव है तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एक को मान लो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, तो डेफिनेटली इसे क्या मान लेंगे हम, नेगेटिव मान लेंगे। तो वी वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी टी। क्या आएगी, माइनस जी टी। तो माइनस जी टी में मानना पड़ेगा। नाउ वी एक्स यू माइनस जी टी थी, माइनस वी वाई की वैल्यू माइनस ऑफ जी टी इफ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली मेरे को वी एक्स यानी कि वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई क्या आई, यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वही हमारा आंसर होगा। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन this is also from biology which is not a correctly matched। एग्रोबैक्टीरियम टी प्लाज्मिड के अंदर कॉस्मेट बैक्टर डीएनए राइजोबियम एसिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन का काम करता है, एल्बिनिज्म ऑस्ट्रोफिल रिसीवर जीन का काम करता है। तो इसमें से करेक्ट कौन सी नहीं है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जो अच्छे से मैच नहीं करा, कॉस्मेट बैक्टर डीएनए का काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट of the three primary type of soil based on its textures। टेक्सचर के बेसिस पर प्राइमरी टाइप के सोइल कौन से नहीं है, तो आंसर इज लॉम। ठीक है, दोमट मृदा। ठीक है, दोमट सोइल जो लॉम सोइल है वो नहीं है, हमारा राइट आंसर ये है। नेक्स्ट, विच फोल्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वेड नहीं होती। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखी जाती है, फिजिकल स्टेट बैलेंस रिएक्शन तभी मानी जाएगी जब आप फिजिकल स्टेट लिख दोगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो नंबर ऑफ एटम नॉर्मली बता देते हैं कितने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिंबल एंड फॉर्मूले बताते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर वेदर ए रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, तो ये हमारी बैलेंसिंग नहीं बताती। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग नहीं बताती कि पर्टिकुलर रिएक्शन फिजिबल होगी या फिर नहीं होगी, वो हमें डेल्टा जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। जिप्स फ्री एनर्जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होगी, अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तभी रिएक्शन फिजिबल होगी, अगर नेगेटिव है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड ईच अदर, दो बॉडी हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, डिस्टेंस डिक्रीजेस, तो डिस्टेंस उनके बीच में डिक्रीज कर रही है 6 मीटर पर सेकंड। डेफिनेटली अगर दो बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है डिक्रीज करेंगे, किस रेट से, 6 मीटर पर सेकंड। किससे, इफ बोथ बॉडीज मूव एज अबव इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और सेम स्पीड से, मतलब इस केस में जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी एक दूसरे की तरफ आ रही थी तब भी सेम स्पीड थी, अब वो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है अब भी उनकी स्पीड सेम है, तो उनकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है 4 मीटर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द टू बॉडीज, हमें दो बॉडी की स्पीड बतानी है। तो आपको रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दिस न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल। ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। मान लो बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये एक दूसरे के दूर अब नज़दीक आ रही है, तभी तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी। इस बॉडी की वेलोसिटी यू मान वी मान ली और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी वी मान ली, अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रही है अपोजिट आ रही है तो डेफिनेटली दोनों की जो वेलोसिटी क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। ठीक है, इस और u प्लस वी इजिकल टू 6 आ जाए, इक्वेशन 1 बन गई। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्शन होती है दोनों की वेलोसिटी, तो u माइनस वी इजिकल टू 4, तो दोनों को ऐड कर दो 2u आएगा इज इक्वल टू 10, तो u की वैल्यू कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड आई। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट, v की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल ली 1 मीटर पर सेकंड, जहाँ पर एक में 5 और दूसरे में 1 मीटर पर सेकंड होगा ऑप्शन में, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, इफ अ ब्लॉक मूविंग अप इन इंक्लाइन प्लेन, अगेन क्लास 11 से क्वेश्चन है, 30 डिग्री एंगल पर एक मूविंग ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर 0.5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद दैट ब्लॉक स्टॉप्स, वो ब्लॉक क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आपको निकालना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू निकालनी है। ये क्लास 9th में नहीं, क्लास 10th में है, क्लास 11th में न्यूमेरिकल है, तो इसे देख लेते हैं। नाउ लेट्स सपोज दिस इज ए प्लेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, और किस एंगल से इंक्लाइन है, थीटा एंगल से इंक्लाइन है। दिस इज आवर ग्राउंड, ये मेरा क्या है, ग्राउंड है, एंड दिस इज आवर ब्लॉक, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, नाउ ब्लॉक है ये, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ अप।
इंक्लाइंड अप द प्लेन, ऊपर की तरफ, इधर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है इसकी, इस बॉल ब्लॉक की। नाउ अब हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, ठीक है। अगर वो पता चल गया तो वेरी सिंपल। नाउ देखो मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जो मास की वजह से फोर्स है, जो वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वेट कितना लग रहा है, mg, राइट। नाउ जो ये mg है, ठीक है, mg और जो रिएक्शन फोर्स है, जो ये सरफेस है ना, जहाँ भी सरफेस होगी और जहाँ बॉडी है, उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो दिस इज आवर रिएक्शन फोर्स, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के, तो जो ये mg है, इसी में जो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में ब्रेक करना है, तो ये थीटा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल होंगे, और दिस इज mg कोस थीटा रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, और इसका दूसरा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या है, mg साइन थीटा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ अगर मेरा ऑब्जेक्ट ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। तो दिस इज अ स्मॉल एफ, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मेरा ऑब्जेक्ट अप मूव कर रहा है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अप मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अप मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, और इसे मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अब इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले, जो फोर्स है, इस फोर्स से इधर मूव कर रही है मेरा ऑब्जेक्ट, तो फोर्स ये एफ, इसके अपोजिट एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एडअप हो जाएंगे, एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एफ, क्या है, स्मॉल एफ। और हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो मैंने यहाँ इक्वेशन पुट कर दी। नाउ अब देखो आर इस साइड लग रहा है और एम जी कोस थीटा इस साइड लग रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, एम जी कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आर की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, एम जी कोस थीटा। तो डेफिनेटली ये फोर्स, इसी फोर्स की वजह से उधर मूव कर रहा है, तो बॉडी का मास स्मॉल एम है, तो एम, और कोई ना कोई एक्सेलरेशन कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ए चाहिए, थीटा की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, और म्यू की निकल जाएगी। तो ए निकालने के लिए अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो मैं कोई इक्वेशन लगा सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इन्होंने खुद बोला आफ्टर 5 सेकंड, 0.5 सेकंड, तो टाइम जब 0.5 सेकंड था ये रुक गया, जहाँ बी रुका ये, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, तो नेगेटिव साइन नहीं लेने वाले हम यहाँ। तो एम यहाँ कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू जी साइन 30 प्लस म्यू जी कोस 30, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट करो 10, जी की वैल्यू 10 है, साइन 30 की 1/2 होती है, म्यू जी की वैल्यू 10 है, अगेन कोस 30 की √3/2 होती है, कैलकुलेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, +0.6। तो ये मेरे पास म्यू की वैल्यू आने वाली है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास 0.6 आ गई। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सोप आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा दैट इज NaOH, ठीक। कास्टिक सोडा कौन से कंपाउंड होते हैं जो सोप बनाते हैं और कास्टिक सोडा के रिएक्शन करने के बाद, दैट आर कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है वो। सेकेंड ऑप्शन अल्कोहल, अल्कोहल वाले, फिनोल, या फिर एस्टर, ठीक है, या फिर एस्टर। तो एस्टर बनाते हैं RCOOR, ठीक है, एस्टर बनाते हैं क्या, सोप, एस्टर की, और मैं बेस, किसी बेस की रिएक्शन कराऊंगा, तो वी गेट व्हाट, सोप सॉल्यूशन, सोप हमें मिलने वाला है। ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, अमीनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अगेन ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। जो कोडोन की स्टार्टिंग से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, तो भी ये याद करने वाला क्वेश्चन है, मेथियोनिन, ठीक है। दिस, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस इज जोन इन पैरेलल, अगर हम पैरेलल के अंदर ज्वाइन करते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो कितनी है, 6/5 ओम। व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन, अगर किसी एक वायर, मतलब दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में,
एक वायर तोड़ दी गई है तो रेजिस्टेंस अलग हो गई। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आई? 2 ओम बन गई। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट गॉट ब्रोकन, जो इस वायर की रेजिस्टेंस मतलब जो वायर टूट गई है उसकी हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। तो 148 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम नाउ लेट्स सपोज, देखो स्टार्टिंग में R1 रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रखी थी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी 6/5 ओम, ठीक है। R1 अगर एक रेजिस्टेंस तोड़ दें हम, मान लें ब्लॉक कर दी, तो ये R1 हो गई R2 हो गई। तो उन्होंने बोला जो जुड़ी हुई एक ही वायर जो बची, ठीक है, उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम है। जो टूट गई वो हमें पता नहीं कितनी ओम है, लेकिन जो रह गई टूटने के बाद उसकी 2 ओम है। अब जो टूटी हुई वायर है इसके अंदर जो टूटी हुई रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस थी वो कैलकुलेट करना है हमें। तो आर इक्विवेलेंट या जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो R1 की वैल्यू 2 ओम है यहाँ से, एंड R इक्विवेलेंट 6/5 ओम दे रखा है। तो R2 कैन बी कैलकुलेटेड, पुट कर दो वैल्यू, कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद R2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 ओम, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लास 10 क्वेश्चन। नाउ तो कितना आंसर मेरे पास, कितना आता आंसर? 3 ओम। तो आवर आंसर इज 3 ओम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा ना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द हायरार्की दैट इज डिसेंडिंग ऑफ द टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो भाई ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, जिसे याद तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लास 9 में भी है और 11 में भी है। नेक्स्ट, which scientist gave the concept of fixed energy level around the nucleus? किस साइंटिस्ट ने फिक्स्ड एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के अराउंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दिए थे? जो थॉमसन नहीं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी इसने, तो नेल्स बोर, यस नेल्स बोर ने दिए थे फिक्स्ड एनर्जी लेवल। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, क्लास 9 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। विलियम क्रूक्स नहीं है, तो कैथोड रे डिस्कवर की थी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइस, आज हमने 90 to 50 क्वेश्चन, 91 टू 50 क्वेश्चन ओनली सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की कंप्लीट कर लिए। थैंक यू गाइस।